हम्म। आज जो अपने टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी क्लैट के पेपर हुए हैं आज तक, ऐसा कोई क्लैट का पेपर नहीं बना जिसमें ये सब्जेक्ट के सवाल ना आए। ठीक है। और जो मैक्सिमम वेटेज है ना, एग्जामिनर इसको ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, जब अपने कॉलेज के बाद एनएलयू के बाद पास आउट भी हो जाएंगे, तो जिस बेसिस पे अपने को नौकरी मिलेगी वो यही सब्जेक्ट है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर वायलेट हो रहा है तो हम कैसे सामने वाले से पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि किस चीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, या फिर क्या क्या ये किस में आएगा। ठीक है। तो पहली चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपने लॉ हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो हो गई कोडिफाइड लॉ, एक हो गया अनकोडिफाइड लॉ। लॉ क्या है? दो टाइप का है, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। थोड़ा सा साथ साथ लिखते रहना कॉपी पे, ठीक है, ताकि अपने को दिमाग में जब अपने दोबारा खोले तो अपने को ध्यान रहे। ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है? कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ में क्या फर्क है? कोडिफाइड लॉ वो लॉ है जो सरकार ने बनाए हैं और एक बुक में या एक एक्ट में कंपाइल करके दे दिया। जैसे सेक्शंस हो गए, आईपीसी के सेक्शंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस हैं, तो ये कोडिफाइड है। मतलब कुछ बुक्स हैं जिसमें अपने बोल सकते हैं इस सेक्शन के हिसाब से ये हुआ, इस रूल के हिसाब से ही हुआ। ठीक है। तो जैसे कोडिफाइड का एग्जांपल क्या हो गया, कोई अपने से पूछ ले तो अपने दे सकते हैं कोई भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोडिफाइड लॉ है। क्यों? क्योंकि ये बनाया गया है। ठीक है। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पहले इसमें 395 आर्टिकल्स थे, अब कितने हो गए? 448 हो गए। पर अनकोडिफाइड कैसे है? जैसे टोर्ट्स हो गया, जब हमने टोर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो टोर्ट्स क्या है? अनकोडिफाइड है। टोर्ट्स क्यों अनकोडिफाइड है? क्योंकि अगर टोर्ट्स हो गया तो अपने ये नहीं बोल सकते कि सेक्शन 7 जो है या सेक्शन 8 है टोर्ट्स का, वो वैलिड हो रहा है। कोई सेक्शन ही नहीं है। आया दोनों में फर्क समझ में? क्या है? कोडिफाइड में क्या होगा, एक बुक दी होगी, उसमें सेक्शंस होंगे, और वो कोडिफाइड है, मतलब रूल्स दे रखेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। उन रूल्स को क्या बोल देते हैं हमने? सेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, हर एक्ट के जो रूल्स होंगे ना, उनको ही अपने क्या बोलते हैं? सेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स हैं उनको अपने बोलते हैं आर्टिकल। हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें क्या होंगे? आर्टिकल। बाकी जितने भी एक्ट हैं उनमें क्या होंगे? सेक्शन। क्या आईपीसी में आर्टिकल होगा? नहीं होगा। आर्टिकल किस में होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस होंगे? होंगे। क्या टोर्ट्स में सेक्शंस हैं? नहीं है। टोर्ट्स में सेक्शंस नहीं है। जैसे टोर्ट्स के जो टॉपिक हैं, असोल्ट हो गया, बैटरी हो गया, इनमें कोई सेक्शन नहीं है। नर्वस शॉक हो गया, वॉलंटरी नॉन इंजरी हो गया, वाइकेरियस लायबिलिटी, कोई भी सेक्शन नहीं है। अब अच्छी बात क्या है कि अपने को एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा, बाहर 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 से खोलना था। ठीक है। अपने को एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा कि कौन सी चीज तो, हाँ कोई बात, अपने से एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है। क्या नहीं पूछ रहा अपने से? कि ये सेक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा। ठीक है। तो अपने ने क्या सीखा अभी क्लास में कि जो लॉ है वो दो टाइप के हैं, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ कौन से हैं? जिसमें सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। यानी कि एक बुक बनी होगी, उस बुक में लिखा होगा कि सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे। सबसे बड़े कौन सा लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिख दिया तो उसके हिसाब से ही सारे लॉ बनेंगे। टोर्ट्स क्यों कोडिफाइड नहीं है? देखो, कोडिफाइड होने का और अनकोडिफाइड होने का क्या फायदा और क्या नुकसान है। अगर कोई चीज कोडिफाइड है ना, तो अगर कोई वायलेट कर रहा है तो अपने सीधा उसको पकड़ सकते हैं ना, देखो ये सेक्शन में लिखा हुआ था और तुमने ये फॉलो नहीं किया। लेकिन जो कोडिफाइड ही नहीं है, वो किसके हिसाब से चलेगा? केसेस के हिसाब से चलेगा। लेकिन वो औखा है ना कितना, कि ऐसे उस केस में हुआ था तो ऐसा इसमें कर दो। यहाँ पे तो रूल्स दे रखे हैं। ठीक है। तो आज जो अपने सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। 1872 का मतलब क्या होता है, ये बेसिक से चलेंगे एकदम, ताकि अपने को समझ में आए। पहले तो सब्जेक्ट का नाम लिखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। कौन सा? 1872। अब ये सब्जेक्ट अगर तुम सीख लोगे ना, तो कम से कम 2 पैसेज इसमें से बनेंगे बनेंगे, यानी 10 नंबर तुम्हारे पक्के हो सकते हैं अगर ये सब्जेक्ट तुमने अच्छे से कर लिया क्लैट के लिए। ठीक है। और 10 नंबर बहुत होते हैं। 2 पैसेज हमेशा आए हैं। पिछले वाला क्लैट देख लोगे, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट था, उससे पिछले वाला देखोगे उसमें भी था। मेरे एग्जाम में कोई 10-15 सवाल आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा ज्ञान है वो तुम्हें मैं ट्रांसफर कर दूं, जैसे वो जादू से करते हैं। ठीक है। अब क्या है, जब अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे, तो अपने जब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, तो वहां पे अपने को यह भी पता होना चाहिए कब कौन सी डेट को लागू हुआ।
अपने को नहीं पता होना चाहिए, पर वैसे अपने को नॉर्मल बाकी बच्चों से तेज बनना है तो अपने को पता होना चाहिए 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ है। तो छोटा सा लिख लो कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ठीक है। अब कोई लॉ बनता कैसे है ये सबको पता है? कोई है क्लास में, इसको ये नहीं पता कि कैसे क्या बात हो गई इस लॉ में। मैं भी कॉपी पे कुछ लिख दूं सेक्शंस कि उसको कोई नहीं मान रहा, वो इसको मान रहा है। देखो कोई भी अगर लॉ को बनना है ना तो पहले वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में कौन होंगे? हमने हमारे एमपी को चुना, एमपी लोग वहां बैठे हैं लोकसभा में, वो कानून बनाएंगे। लोकसभा क्या करेगी? उसको पास करेगी और राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के बाद वो पास होकर कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि भाई ये लॉ में कुछ गड़बड़ है, वापस लोकसभा के पास आएगा। लोकसभा को लगेगा कुछ चेंज करना है तो कर देगा, नहीं लगेगा तो फिर वो आगे सेम फॉरवर्ड कर देगा राज्यसभा को, और फिर राज्यसभा से कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। जब दूसरी बार राष्ट्रपति के पास आ गया तो उसको मानना ही है, कैंसिल करना ही नहीं। ठीक है। वो ये नहीं कर सकता मैंने पहली बार कैंसिल किया था, वो तुम फिर वही ले आए। जैसे अपने घर पे बोल देते ना कि चाय पसंद नहीं आई और मम्मी वही ला दे, तो अपने कहेंगे अरे कुछ तो चेंज करते, फिर भी नहीं पसंद आता तब हम मानते। पर ये प्रेसिडेंट को अपने पावर्स दे नहीं रखी। प्रेसिडेंट को बोल रखा है एक बार बना करना है, दूसरी बार चाहे डिटो सेम आ जाए आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। पहली बार आपकी इज्जत रख दी कि भाई आपने मना किया है, इस बार घुमा फिरा के फिर वही चाय वापस दे दी। जैसे मान लो मैंने बोला कि चाय अच्छी नहीं है, ठीक है, अब मैंने वापस कर दी, तो मम्मी अगर मान लो वो चेंज कर रही है, उसमें चीनी वगैरह ज्यादा डाल दी, पत्ती चेंज करके फील आ रही है, फिर मैं वापस कर ही नहीं सकता। और चाहे मम्मी वैसे ही लिया है तो भी मैं वापस नहीं कर सकता अगर मैं प्रेसिडेंट हूं। चलें आगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये लॉ कोई बनता है तो उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है जिसके लिए लॉ बनाया है। अब क्या है, मान लो एक जना है ए, दूसरा है बी, दो जने हैं। अब ये दोनों अगर भारत देश में रहेंगे या दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे तो ये कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट्स करेंगे ना, या चुपचाप बैठे रहेंगे? कुछ तो कुछ करेंगे। जैसे मान लो दिव्या है, अब दिव्या का कल जन्मदिन था तो दिव्या केक लेने गई, ठीक है, तो केक लेने जाएगी, मान लो ये पोलका की शॉप पे गई गंगानगर में कि मुझे केक दे दो, तो ये कुछ एग्रीमेंट करेगी ना कि भाई आप मेरे को शाम को केक बना के दे देना, उस केक पे ये फोटो लगनी चाहिए, ये नाम होना चाहिए, और मैं शाम को आके ले जाऊंगी और मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी। ठीक है। और इसने ये भी बता दिया टर्म्स, उनको भेज दो। हाँ, अगर उनको ये भी बता दिया कि अगर सपोज करो, बैठो, अगर सपोज करो ये भी बता दिया उनको कि अपने ने, कि पोलका वाले को भी बता दिया कि हमें ना कितना केक चाहिए, किस किलो का होता है, किसमें होता है केक, पाउंड, ठीक है, 2 पाउंड का केक चाहिए, उस केक पे नाम लिखा होना चाहिए दिव्या, और उस केक पे फोटो लगी होनी चाहिए, उस केक का फ्लेवर होना चाहिए स्ट्रॉबेरी, उस केक के साथ मुझे 10 पैकेज भी चाहिए, ये सब बता दिया। अब ये सब इसने किसको बता दिया? पोलका वाले को। और शाम को बोला कि मैं 6 बजे आके ले जाऊंगी, 7 बजे पार्टी है। अब पोलका वाला क्या करेगा? बनाएगा केक। अब वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी वाला केक बनाया उसने, उसमें उसका नाम लिख दिया दिव्या का, दिव्या की फोटो लगा दी, केक में फोटो भी तो आती है आजकल, वो लगा दी, एक बढ़िया सी कैंडल लगा दी उसने, ठीक है, पैटिस बना के रख दी। पर ये मैम आई नहीं है शाम को, ठीक है, इसका मन चेंज हो गया, ठीक है, ये कह रही है कि नहीं कोई मेरे को बनाना ही नहीं बर्थडे। मेरे इसको बाद में याद आ रहा है कि बर्थडे बनाने पे तो एज कम हो रही है, क्यों बनाऊं मैं, कि मैं बना ही नहीं रही। ठीक है। अब पोलका वाले की तो बैंड बज गई ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पोलका वाला जो था वो तो किसको देगा, ये इसके हिसाब से कस्टमाइज करके बना दिया उसने केक। तो क्या है, अगर ऐसी डिस्प्यूट होगी, यानी कि 2 जने थे, एक ए था एक बी था, और एक उनमें से मुकर गया और वो एग्री नहीं करा उस बात पे जो उन्होंने शुरू में एग्रीमेंट किया था। अब क्या करें? अब उसको कोई वो थोड़ी आएगा इसे घर पे रिक्वेस्ट करेगा कि दिव्या तुमने बोला था केक मैं बना के बैठा हूं, अब ये केक हमारे नौकर को दूं, मैं क्या करूं? तब उसके लिए कोर्ट है। अब कोर्ट पे कब जाएंगे अपने? कोर्ट कहेगा कि क्या गलत कर दिया, तो हम दिखाएंगे सर कॉन्ट्रैक्ट का ये सेक्शन था, ये फुलफिल नहीं हुआ और इसके हिसाब से हमें कंपनसेशन दे दो, हमारा जो केक था हमें 500 रुपए दिलवा दो, ये केक हम खुद ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 500 रुपए हमें दे दो। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहां काम आता है? जब भी कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम कितनी पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है। एक पार्टी का क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? जैसे मान लो अगर दिव्या खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि कल से मैं ये करूंगी, परसों मैं ये करूंगी, अगले दिन मैं ये करूंगी, और वो नहीं फुलफिल कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम कितने हमने प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से, नहीं फुलफिल कर रहे, ठीक है, कल से हम 6 घंटे पढ़ेंगे, कल से मोबाइल नहीं चलाएंगे, कल से हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, नहीं किया, कोई अपने अपने आपको कुछ कह ही नहीं रहे,
या अपने अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं, नहीं कर रहे ना, पर अपने किसी और से कोई बात कर लें और फिर फुलफिल नहीं कर रहे, तो सामने वाला तो अपनी बैंड बजाएगा ना, तो वो कौन से एक्ट से बैंड बजाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो पावर्स हैं कि जो आपको सामने वाले ने अगर प्रॉमिस कर दिया और वो नहीं फुलफिल कर रहा, या फिर आप और पोलका भी तो वो कर सकता था, इसने उसको ऑर्डर दे दिया, 500 रुपए एडवांस दे दिए, पोलका वाले ने बनाया ही नहीं, अपने सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है, अब इसकी लंदन से दोस्त भी आई हुई है कल, वो कहेगी क्या तुमने किया है, वो केक भी नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो अपने ने कुल मिला के क्या सीखना है कि जब भी दो पार्टीज हैं, दोनों ने कुछ एग्रीमेंट किए हैं और दोनों में से एक जना फुलफिल नहीं कर रहा, तब हम क्या करेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा केस है? सिविल लॉ का केस है। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क होता है? सिविल लॉ वो लॉ है जिनमें दो पार्टीज है ना, तो इन हम दो पार्टीज में से हम दोनों को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं हो रही। क्रिमिनल लॉ में क्या होगा कि मैंने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे लार्ज जो सोसाइटी है वो इफेक्ट हो रही है। जैसे मैंने दिव्या का मर्डर कर दिया, ठीक है, अब मैंने दिव्या का मर्डर कर दिया तो गहना को भी तो डर लगेगा ना कि कल को सर अंकुश सर मेरा मर्डर कर देंगे, ठीक है, या कल को कोई हॉस्टल में आके उसका मर्डर कर देगा। तब जब भी क्रिमिनल केस होगा तब कौन करेगा? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अंकुश शर्मा। क्यों? क्योंकि पूरी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करके चले, पर उसने मेंटेन नहीं करने में फेल हो गई, पुलिस वगैरह आई नहीं टाइम पे। ठीक है, और अगर कोई कातिल बच के जा रहा है तो लोगों के मन में तो डर रहेगा ना बाकियों के। लेकिन सिविल लॉ में क्या है? मैंने केक नहीं बनाया, दिव्या केक नहीं खा पाई, हम दोनों को दिक्कत है, डिस्ट्रिक्ट को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी क्रिमिनल लॉ होगा उसमें अपने अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने को जेल भी जाना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? सिर्फ पैसे देके छुटकारा मिल रहा है, जेल नहीं जाना। बेसिक समझ में आ गया? सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है? अगर मैंने कुछ चीट किया या कुछ फुलफिल नहीं किया, दिव्या का जो एग्रीमेंट था, दिव्या का केस नहीं करना चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको लग रहा है कोई बात नहीं, भरत बेकरी से ले लेंगे केक। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होगा? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। हमेशा जब भी क्राइम होगा ना तो जो सरकारी वकील है, ठीक है, वो केस लड़ेगा। आया समझ में? जैसे सलमान खान ने 10 जनों को कुचल दिया, अब केस किसने किया? उन 10 जनों ने नहीं कुछ किया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कौन है? सलमान खान। ठीक है, आया समझ में? इसमें कोई डाउट? चले, चलो। अब क्या है, अपने को बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो समझनी है। जैसे मान लो अपने कुछ भी सीख रहे हैं तो हर चीज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स है ना जो अपने को पता होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स अपने को नहीं पता होगी ना तो अपने पैसेज को कर ही नहीं पाएंगे। तो अपने एग्जाम में अपने को जब क्लैट का पैसेज आएगा तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एग्जामिनर मांग के चल रहा है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली टर्म लिखो वॉइड। अगर ये समझ में नहीं आई ना टर्म तो यहीं रोक देना मेरे को, क्योंकि आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 टर्म समझ में आनी चाहिए। वॉइड का मीनिंग लिखो जीरो। जीरो का क्या मतलब हुआ? जो चीज जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वो वॉइड है। ठीक है, लिखो वॉइड मीन्स एनीथिंग विच इज नल। नल का मीनिंग भी होता है जीरो। ठीक है, NULL। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए ना नल एंड वॉइड, उसका क्या मीनिंग होगा? जीरो। इसमें कोई डाउट? नल एंड वॉइड का मीनिंग क्या है? जीरो। आया समझ में? ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि ये चीज वॉइड है, क्या मीनिंग होगा? जीरो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, जैसे मान लो प्रियंका आई, प्रियंका ने बोला कि सर ये एसी खरीदना है मुझे, और ये एसी आप क्या 10,000 रुपए का मेरे को दे दोगे? मैंने बोला हाँ यार वैसे भी हवा भी कम ही देता है, कूलिंग भी अच्छी नहीं हो रही, बढ़िया पीछा छूट रहा है, इससे नया लगवाएंगे, अपने वोल्टास का बढ़िया एसी खरीदेंगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एसी क्या है, बेचने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रियंका कुछ ऐसा बोले मेरे को जो अलाउड ही नहीं है, लो अलाउड नहीं करता। जैसे इसने बोला प्रियंका ने कि सर मैंने सुना है कि आपके घर के पीछे वहां पे एक ड्रग्स है कोई, जैसे मान लो कौन सी मान ले, मैरिजुआना, ठीक है, वो उगती है या अफीम उगती है, क्या मेरे को अफीम दे दोगे 10 किलो? मैं आपको है ना 1 लाख रुपए दे दूंगी। मैंने बोला हाँ मैं दे दूंगा। अब हम दोनों जो जने हैं ना एग्री कर रहे हैं, पर क्या लो अपने को अलाउ कर रहा है ये करने के लिए? नहीं कर रहा ना, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड। क्लियर है? वॉइड समझ में आया क्या है? वॉइड, हाँ दोबारा बताता हूं, वो एग्रीमेंट्स जो अपने चाहकर भी नहीं कर सकते, जिसमें जो लॉ है ना वो अलाउ नहीं कर रहा देश का कि इस पे आप करोगे नहीं डील,
तो वो एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है। जैसे AK-47 राइफल है, क्या कोई भी आदमी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। क्यों? वही खरीद सकता है जिसके पास लाइसेंस हो, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। अगर मेरे पास AK-47 है 5 और लक्ष्य आके बोले कि सर आप 5 मेरे को बेच दो, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूंगा, मैंने बोला हाँ परसों ले जाना, हम दोनों का एग्रीमेंट तो हो गया, पर वो क्या है, नल एंड वॉइड है, जीरो। क्यों? क्योंकि मैं चाहकर भी AK-47 बेच नहीं सकता बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। डाउट इसमें? वॉइड समझ में आ गया? अगर वॉइड समझ में नहीं आया तो आगे नहीं मूव करेंगे, क्योंकि हर पैसेज में क्वेश्चन के ऑप्शन में आएगा कि एग्रीमेंट वॉइड है या नहीं है। तो वॉइड समझ में आया? यश, पल्लवी, पल्लवी नाम है ना, ठीक है। चलें आगे, चलो इसको मूव कर हटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिखो, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड है ना, इकट्ठे ही समझना होता है, ठीक है। लिख लो वॉइड और वॉइड एब इनिशियो। जीरो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। अभी एक बार अपने गूगल खोलते हैं। तीन टर्म्स हैं, तीनों की टर्म्स का है ना अच्छे से समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये तीनों टर्म समझनी है। पहली टर्म कौन सी थी? वॉइड, दूसरी थी वॉइडेबल और तीसरी थी वॉइड एब इनिशियो। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। वॉइड मींस हैविंग नो लीगल इफेक्ट, नॉट लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल। ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन लिखो पहले तो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखो। A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void contract. इसकी भी डेफिनेशन लिख लो आगे voidable की। voidable means capable of being made or adjudged void। फिर इसको समझाता हूं मैं। लिख लिया? पहले लिखो void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes a void contract. Voidable means capable of being made or adjudged void. Voidable contract लिखो, the agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties. और लास्ट लिखो void ab initio means void from the very beginning। बस इतना लिखना है फटाफट। चले आगे, लिख लिया? लिखो फटाफट। ये तीनों टर्म नहीं समझ में आए फिर मैं कह रहा हूं फिर बोल देना, तो आगे समझ में नहीं आएंगे पैसेज अगर ये तीनों टर्म नहीं समझ में आएंगे। ठीक है। चले अब अपने को इस पे आते हैं वापस नोट पे। अब ध्यान से समझना, मान लो पल्लवी है, ठीक है, अंकुश पल्लवी। क्या हुआ, पल्लवी आई, पल्लवी ने बोला कि सर मुझे है ना क्लैट की कोचिंग करनी है और आप, मैं गंगानगर ही रहती हूँ, क्या आप मेरे को ऑफलाइन पढ़ा दोगे? ठीक है। अब पल्लवी ने ये बात बोली और उसमें बोला कि हम दोनों, मैंने एग्री कर दिया। ठीक है, मैंने बोला हाँ मैं पढ़ा दूंगा और हम है ना 5 से 7 ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। कहाँ पे? गंगानगर सेंटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लॉफुल है सब कुछ, अनलॉफुल वाली कोई बात नहीं है, दो पार्टीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 15 फेब को।
ठीक है, कौन सा ईयर था? 2021। 17 फरवरी 2021 को मोदी जी आए और मोदी जी ने बोला, भाइयों बहनों मित्रों, कल से कोरोना आ गया है और सब चीजें बंद। ठीक है, और कल आज रात 8 बजे से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, सभी अपने घर में रहेंगे, और अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसके हम फाइन ठोक देंगे, डंडे पड़ेंगे, वो अलग। ये वो नहीं है जो पहले वाला था ना, वो कौन सा था, खुद ही अपने को घर में रहना है, ये कंपल्सरी वाला है, इसमें कोई निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हो गया। अब क्या है, हम दोनों को तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने फीस भी एडवांस ले ली, सब कुछ हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए कि हम चाहकर भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इलीगल हो गया ना। शुरू में क्या था? वैलिड। बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए कि अब चाहकर भी कंटिन्यू करेंगे तो हम क्या कर देंगे? इलीगल कर देंगे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? शुरू में वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा पंगा हुआ कि लॉ ही चेंज हो गया या कुछ हो गया, और उसके बाद हम दोनों तो तैयार हैं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, पर हम चाहकर कर ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ गई हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से इलीगल है, स्टार्टिंग से कभी वैलिड हुआ ही नहीं, वो है वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि मान लो मैंने बोला पल्लवी को कि पल्लवी, क्या तुम अर्ज का मर्डर कर दोगे और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। मर्डर करना तो शुरू से क्राइम है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वॉइड एब इनिशियो। जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम तक वैलिड था, बाद में कुछ सर्कमस्टांस आ गए कि वो सही नहीं हो पाया या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो क्या बन गया? वॉइड। हाँ हाँ हाँ, वो अफीम वाला शुरू से वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि स्टार्टिंग से वो हो ही नहीं सकता। माइनर से शादी करना, आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो कि प्रियंका की उम्र 16 साल है और प्रियंका से शादी कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे, वॉइड एब इनिशियो है। क्यों? क्योंकि प्रियंका माइनर है, 18 से कम से साल से शादी हो नहीं सकती, तो वो वॉइड नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि तुमने शादी कर ली, लेकिन बाद में कुछ ऐसा आया कि वो अनसाउंड है या कुछ है, तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जो चीज शुरू में वैलिड थी, बाद में कुछ सर्कमस्टांस आने के बाद वो यानी कुछ अनलॉफुल हो गया या कुछ ऐसा आ गया, टर्म्स एंड कंडीशंस, और दोनों पार्टी अब चाहकर भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो वो क्या हो गया? वॉइड। जो शुरू से ही कैंसल है वो वॉइड एब इनिशियो। किसी को वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में फर्क समझना हो, आ गया। चलें तीसरे पे, वॉइडेबल पे। ठीक है, वॉइडेबल पे चलते हैं। अब देखो वॉइडेबल क्या होता है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहले तो इसका मीनिंग लिख लो। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। इसको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, पहले लिख लो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ओ है ना वॉइडेबल में, ओ, तो ओ से ध्यान रखना ऑप्शन। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक है, वॉइडेबल का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। समझ में नहीं आता तो 2 बार ही समझाऊंगा, तीसरी बार अगर समझना हो तो ऑनलाइन पे जाके वापस वो कर लेना। ठीक है, मेरी ताकत नहीं है। सुनो क्या है, कहानी क्या है। मान लो मैं हूं, ठीक है, और मानसी है। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का एक पहला नियम है जो सेक्शन 13 बोलता है, कंसेंट। ठीक है, आप जब 2 पार्टीज कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई आदमी को डरा के, धमका के या कुछ और तरीके से तुमने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, यानी उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कंसेप्ट ही कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? कंसेंट, कि 2 पार्टीज कंसेंट से फ्री हो। अपने कितनी बार होते हैं ना कि दबाव में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा, जब अपने यहाँ गए रामलीला मैदान में, जब मेला लगता है, वो पीछे पड़ जाता है ना, एक्वागार्ड ले लो, एक्वागार्ड ले लो। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने जा रहे हैं, कोई पीछे पड़ जाता है, अरे सर ले लो ले लो। कार में जा रहे हैं, ट्रैफिक वाले में, अरे ये ले लो वाइपर, इससे वो कर लेना, वो बच्चे के लिए गिफ्ट ले लो। कर रहे हैं ना, वो अपने चाह रहे हैं क्या वहां पे? ठीक है, लेकिन कोई ऐसे ज्यादा ही डरा धमका के अपने को फोर्सफुली कॉन्टेक्ट करवा ले, और अपने चाह ही नहीं रहे थे, पर अपने डर के मारे या फिर कुछ और सर्कमस्टांस में कोई डोमिनेटिंग था बहुत ज्यादा। तो स्कूल में क्या होता था, तुम्हें ध्यान होगा
कि स्कूल वाले भी है ना बहुत बार, क्योंकि अपने तो बच्चे हैं स्कूल में गए, जैसे स्कूल ने बोला वैसे अपने ने मान लिया, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है ना। जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो गया, अब मैं डोमिनेंट हूं यहाँ पे तुम पे, ठीक है, मैं जो बोलूंगा तुम्हें लगेगा ये सही है, ठीक है। और अगर अपने दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला कि अब गर्मियों की छुट्टियां हो रही है, अपने सब चलेंगे मसूरी, ठीक है, और बदले में तुम्हें 15-15 हजार रुपए देने हैं, और मैंने ऐसे प्लानिंग कर रखी है कि खर्चा तो आना 10 हजार, 5 हजार रुपए मैं जेब में डालूंगा और मेरी ट्रिप हो जाएगी फ्री, मान लो ऐसे, ठीक है। और खर्चा आना था मान लो 10 हजार, और मैंने जानबूझ के 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब तुम सब ने ना, चाहे तुम सब 19 साल के हो, ठीक है, मेजर हो, वो साइन कर दिया, या फिर ओरली अपना ओरल एग्रीमेंट्स में है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने बोल दिया कि सर हम भी चलेंगे मसूरी और 15 हजार रुपए पे कर देंगे। अब तुमने घर पे बताया जाके, तो घर वाले कहने में पागल हो तुम, 5 हजार रुपए की ट्रिप है वो, सर तो यूं ही तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं 15 हजार की। बट तुम बोल रहे हो कि सर हम तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पापा, अब थोड़ी है वहां पे, सर को पैसे भी दे दिए हमने, ये भी हो गया वो भी हो गया, ठीक है। अब क्या है वॉइडेबल का मीनिंग क्या है, अगर किसी की कंसेंट तुमने फ्री नहीं थी, ठीक है, या फिर अपने पढ़ेंगे कब फ्री फ्री नहीं होगी, जैसे कोर्जियन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गए, पढ़ेंगे एक बार अपने बेसिक समझ रहे हैं, फ्री नहीं थी कंसेंट, और तुम लोगों ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन जब तुम्हें बाद में सोच के तुम्हें लगा कि नहीं यार हमसे तो यूं धक्के से करवा लिया, तो तुम्हारा ऑप्शन है, तुम चाहो तो उसको कंटिन्यू कर लो, चाहे तो कैंसिल कर दो, ये है वॉइडेबल। आया समझ में? समझते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि हर कोई आदमी क्यों कंटिन्यू करना चाहेगा, है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो, अरे अरे हट तो नहीं गया ये, मान लो कि यश है, ठीक है, ठीक है, यश कहां पढ़ता है, बीडीआई स्कूल में, बीडीआई स्कूल में प्रिंसिपल है मित्तू शर्मा, है ना, मिसेस मित्तू शर्मा है। अब मित्तू शर्मा ने एक स्कीम शुरू की मैम ने कि हम लेके जाएंगे नासा, ठीक है, बच्चों को, और वहां से उनसे लेंगे 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और 1.5 लाख रुपए में हम नासा में घुमाएंगे तुम्हें और वापस ले आएंगे। अब क्या हुआ, मित्तू शर्मा मैम डोमिनेंट है, क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट को लो डोमिनेंट मानता है, ठीक है, कि टीचर हमेशा डोमिनेंट रहेगा, बच्चा उसके कहे पे तो काम करेगा, ठीक है। एक चीज और है, कभी भी जब क्राइम की बात आती है ना, खासकर अब, या फिर अपने यहां से बात करेंगे ट्रस्ट की बात आ रही है, तो जैसे वकील और एक क्लाइंट हो गया, तो हम हमेशा मान के चलेंगे वकील डोमिनेंट रहेगा। डॉक्टर और पेशेंट हो गया, हम मान के चलेंगे डॉक्टर डोमिनेंट है, क्योंकि पेशेंट को वो कुछ भी बोल दे कि भाई अब तो है ना यार 50 हजार रुपए का ये लगेगा, इसमें कुछ एक दवाई लगेगी, या फिर एक वो डॉक्टर आएंगी दूर से यूएस से, अर्ज मैम आएंगी, वही इलाज करेंगे और 5.5 लाख रुपए का बिल लगेगा। अब पेशेंट क्या कहेगा कि भाई मैं मर रहा हूँ, कि भाई लो 6 लाख रुपए करवाओ ऑपरेशन, वो बेड पे बैठा है, वो थोड़ी कोई ये सोचेगा, देगा ही पैसा। अब टीचर ने ये बोला कि हम ये जाएंगे, और यश ने जो जोश में हाँ कर दी कि 1.5 लाख रुपए में चलेंगे। अब क्या हुआ, इसने घर पे आके बताया, घर वाले कहते पागल है तू, ये 1.5 लाख रुपए कहां से, हम तेरी फीस बड़ी मुश्किल से करवा रहे हैं, क्लैट की तेरी इतनी महंगी फीस है, और ये सब, अब तू घूमने हो जाएगा वहां पे। तो कह रहा नहीं नहीं मम्मी, वो वहां पे नाश्ता में जाएंगे ना तो कुछ वो मिलेगा मोटिवेशन और वो सब। मम्मी कहती कुछ नहीं, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइडेबल है, या क्या है, वॉइड है, वॉइडेबल है, ये चाहे तो कंटिन्यू कर ले, ये चाहे तो कैंसिल कर दे। अगर ये मम्मी पापा को कन्विंस कर लेता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट। पर इसकी मम्मी को कन्विंस नहीं कर पाया, मम्मी ने बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, यानी कैंसिल कर देंगे हम। आया समझ में? ठीक है, करें मूव आगे। वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो, क्लियर है तीनों? दोबारा सुने, वॉइड क्या था, जो चीज पहले वैलिड थी, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया कि वो इलीगल होगी, अब वो वॉइड बन गई। वॉइडेबल का क्या मतलब है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ऑप्शन ऑफ वन पार्टी मतलब जिस आदमी कंसर्न आपने धोखे से ले ली, या डिमोटिव उसको डोमिनेंट थे आप, ऐसा कुछ हो गया, वो चाहे तो कंटिन्यू कर ले, चाहे तो कैंसिल कर दे। तीसरा क्या था, वॉइड एब इनिशियो, जो जीरो है स्टार्टिंग से। चले, चलो अब आगे टर्म्स पढ़ते हैं बेसिक। पहली टर्म है प्रपोजल। ठीक है, सेक्शन 2A में डिफाइंड है, किसके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, प्रपोजल सेम ऐसे ही है, जैसे मान लो आप किसी से कुछ परमिशन ले रहे हो, पूछ रहे हो
क्या तुम ये काम मेरी डिजायर पे कर दोगे? मैंने बोला कि भाई दृष्टिका, क्या तुम्हारा जो फोन है क्या तुम मुझे वो बेच दोगे? तो मैंने क्या रखा है, प्रपोजल। प्रपोजल और ऑफर सेम चीज है, ठीक है। लिखो प्रपोजल एंड ऑफर आर द सेम थिंग विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब क्या है, प्रपोजल किसी भी चीज का हो सकता है, ऑफर किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। पर खाली ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? कोई कुछ भी तो ऑफर रख सकता है ना। अब पुतुल बैठी है, मैंने बोला ये घड़ी तुम बेच दोगे मुझे 10 करोड़ की। अब ये कहेगी यार बढ़िया, मैं 10,000 ले आऊंगी। ऑफर है, पर ये कह रही है नहीं ये तो मम्मी का गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, नहीं बेचनी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो खाली ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। ऑफर अगर खाली ऑफर कितना भी अच्छा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऑफर तो कोई कुछ भी रख देगा, समझ रहे हो ना, कि ऑफर तो कोई कुछ भी रख देगा, ठीक है। अब मान लो या प्रपोजल कोई किसी को कुछ भी रख देगा, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस अनटिल वो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। तो अपने को क्या सीखना है कि कोई भी आदमी ऑफर रख रहा है सेक्शन 2A में, कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की ने कोई उसकी इज्जत नहीं कर रखी, क्योंकि बहुत बैठे हैं दुनिया में, ठीक है। अपने जा रहे हैं बस में, कितने लोग आते हैं कि चूरन ले लो, ये ले लो, बेच रहे हैं ना वो, ये पेन ले लो, ये देखो इससे ये होगा। हमेशा वो अपने जब मेले में जाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं ये प्याज काटने का, अपने को लगता है यार कितना सही है, हम यूं ही काट रहे हैं उसमें तो अपने को ये लगता है ना, वो फटाफट प्याज काट के दिखाते हैं, देखो टमाटर भी कट जाएगा इससे, देखो खीरे भी कट जाएंगे, और ये वाली चीज इससे तो अपने को लगता है यार इसके बिना तो कुछ संसार में होएगा ही नहीं। पर वो भी पूरा घर पे देखो खुद कुछ होता ही नहीं उससे ना तो टमाटर कट रहा ना प्याज, फिर सोचते हैं चाकू ही ठीक है। तो ऑफर का मतलब क्या है सेक्शन 2A में, कि जब कोई प्रोमिसर, देखो अभी ज्यादा टर्म्स में नहीं जाएंगे, ऑफर का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ चाह रहे हो कि ये काम करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होगा, जब सामने वाला आदमी एक्सेप्ट कर दे कि हाँ मैं ये करने को तैयार। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होगा, इक्वल टू एग्रीमेंट। ये फॉर्मूला लिख लो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जब ऑफर होगी एक्सेप्टेंस होगी तो क्या बन गया, वो एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, एग्रीमेंट। क्या ऐसा बाकी रह गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, सिर्फ एग्रीमेंट है, वो समझो। अगर मान लो मैंने ऑफर किया कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो कि मान लो मेरे को करवानी है, ठीक है, और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट हो गया। पर लोग क्या बोलते हैं कि हम उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन हो, ठीक है, या फिर जो लॉफुल कंसिडरेशन हो। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, पहले उसको पढ़ेंगे फिर इस पे वापस आएंगे। तो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन समझ में नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ ही नहीं सकता। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन। चले, पेन है, ठीक है, किसका पेन है, मेरा पेन है, ठीक है। या फिर सपोज करो ये पेन किसका है, मानसी का है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, क्या तुम मेरे को ये पेन दे दोगी, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो रहा हूं, क्या रिटर्न में मिल रहा है मेरे को, क्या कंसीडर करके, पेन। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, पेन। सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, उसको बदले में क्या मिल रहे हैं, 20 रुपए, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, 20 रुपए। जिस काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और बदले में जो चीज आपको मिल रही है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। सामने वाले के लिए क्या कंसिडरेशन है, जो वो सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको जो चीज रिटर्न में मिल रही है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आप क्या कंसिडर करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीज आप कंसिडर करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। पल्लवी आई फ्लैट के लिए, ठीक है, पल्लवी को क्या चाहिए, फ्लैट की लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फीस। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, फीस। इसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, क्लासेस, ठीक है। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन में एक चीज लॉफुल है एक चीज अनलॉफुल है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी लॉफुल। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। कंसिडरेशन
नीड टू बी ऑलवेज लॉफुल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक फादर है, ठीक है। अब वो फादर है ना, वो गरीब है, वो क्या कर रहा है, और एक रिच आदमी है बहुत, ठीक है। अब जो वो फादर है वो एग्री कर रहा है कि मैं अपनी लड़की को बेच दूंगा 10,000 रुपए में, और सामने वाला एग्री कर रहा है कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, आप ये लड़की मुझे बेच दो, ठीक है। और लड़की भी एग्री कर रही है कि मैं भी बाप से दुखी हूं, कोई बात नहीं, उधर ही रहूंगी, बढ़िया एसी में मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तीनों को कोई दिक्कत नहीं है ना, बाप खुश, सामने वाला कस्टमर जो रिच आदमी है वो खुश, लड़की भी खुश कि भाई बढ़िया है, बाप तो कुछ हमें कुछ दे ही नहीं रहा, पिज्जा पूजा वहां कुछ मिलेगा तो सही, आराम से एसी में रहेंगे, ठीक है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो तो लॉफुल नहीं था ना। आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है अपना देश का, वो तो अलाउ नहीं कर रहा कि आप किसी लड़की को बेच दो, तो ये कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। आप ये नहीं कह सकते भाई उसको दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, लड़की को दिक्कत नहीं है, अब पुलिस कहां से आ रही है इसमें, तीनों को तो दिक्कत नहीं है। वॉइड या वॉइड एबिनिशियो, वॉइड एबिनिशियो स्टार्टिंग से ही अलाउ नहीं था, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड एबिनिशियो। क्लियर, चलें आगे, ठीक है। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट था। क्यों एग्रीमेंट था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, एग्रीमेंट था। पर जो तीसरा एलिमेंट था ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लॉफुल कंसिडरेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ठीक है। ऑफर, ऑफर, ठीक है, प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, यहां तक तो क्या हो गया, एग्रीमेंट प्लस लॉफुल कंसिडरेशन जब जुड़ जाएगा तब भैया की क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहां पे डिफाइंड है, 2H में। याद कुछ नहीं करना, ये बस वैसे ज्ञान के लिए। पता है एक चीज क्या होती है ना, अभी तो तुम क्या हो, लेमैन हो। लेमैन मतलब जिसको लॉ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम्हें लॉ का कुछ पता लग गया तो तुम यूं ही थोड़ी कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वो देने पड़ेंगे, एविडेंस या कुछ लॉ बताना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो ये वॉइड है, कैसे मान ले, कोर्ट कहेगा निकलो यहां से, हम कैसे मान ले, तुम ये हमने सुना है कहीं पे, सुना है तो घर पे रहो। बोलना पड़ेगा ना कि सर 2H में कॉन्ट्रैक्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों ही नहीं है फुलफिल, ये हो रहा है तो ये ऐसा गलत है। या फिर 2G में ये डिफाइंड है सर, और 2G का ये एलिमेंट एक मिसिंग है तो ये नहीं हो रहा। तब ये काम आएगा, तब अपने प्रूफ करने के लिए अपने क्या दिखाएंगे, लॉ दिखाएंगे ना। फिर जज चुप हो जाएगा, ठीक है, वो कहेगा हाँ भाई इसको पता है। तो हमने यूं बोले जा रहे हैं ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। अब अपने को देने पड़ेंगे एविडेंस। आप कोई भी बात कोर्ट में जाके बोल रहे हो, कोर्ट पूछेगा कहां पे लिखी हुई है, तुम्हें दिखाना है कि सर पेज नंबर 32 में सेक्शन 32 खोल लो, उसकी तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है। फिर कहेंगे ठीक है। यूं ही कुछ बोल रहे हो तो मजाक, फिर तो ऐसे तो कितने बैठे हैं लेमैन, ठीक है। जुडिशरी की देखो, जब जज बन रहा है ना आदमी, तब क्या है, हर जैसे आईएएस बनने के लिए कोई भी ग्रेजुएट वाला दे देता है, कोई भी दे सकता है ना, चाहे इंजीनियरिंग कर रखी है उसने, पढ़ ही रखा सोशियोलॉजी वो सब, वो फिर भी बैठ जाएगा। पर ये वाली इतनी नोबल पोस्ट है कि कितने डिसीजन इफेक्ट होंगे, एक गलत डिसीजन देने से एक आदमी की जान नहीं जाएगी, उसके पीछे जो 15 परिवार हैं या 15 मेंबर्स हैं वो सबके भी तो जीवन वो हो जाएगा, एक उल्टा मैटर देने से तुमने, ठीक है। और रोज के 35 केस सुनने हैं, तुमने 35 में से 30 उल्टे दे दिए, तो 30 गुना 5, 150, ठीक है। एक आदमी कोई था ही नहीं, उसको रेप के चार्ज में अंदर कर दिया, उसके बच्चा स्कूल कैसे जाएगा अगले दिन। तुमने तो कह दिया कि रेपिस्ट है, वो कहेगा कि वो बच्चे को तो वो हो जाएगा ना कि भाई कोर्ट में आ गया मैटर, डिसीजन आ गया, अब सब मेरे को बाहर शर्म आ रही है उसको जाते हुए, ठीक है। तो अपना एक गलत फैसले से कितने लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे अपने को हर चीज का पीछे रूल्स क्या है, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे अपने, ठीक है। तो लॉ में एक अच्छा एडवोकेट कौन है या एक अच्छा जज कौन है, जो भी चीज बोल रहा है ना उसके पीछे रीजन हो, और इवन ह्यूमन बीइंग भी वही अच्छा है। कुछ भी तुम बोले जा रहे हो आर्गुमेंट, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस लॉजिक होना चाहिए। इसलिए तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्लैट में, कि अगर तुम्हें लॉजिक ही नहीं होगा, कुछ भी बोल रहे हैं, तो औरतें कितनी वो करती हैं गलियों में, ठीक है, कि आंधा मुंडा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फालतू में कुछ सेंस ही नहीं है। लॉजिक जब आएगा तभी तो होएगा ना, ठीक है। कुछ भी आर्गुमेंट देते रहो ऐसे तो। अब गैलीलियो था, ठीक है, उसने बोला कि धरती है ना रिवॉल्व नहीं कर रही, सॉरी सन रिवॉल्व नहीं कर रहा। पहले मैं भी ये सोचता था कि भाई सूरज ही घूम रहा है, हम लोग तो क्या है एक ही जगह पे हैं, ठीक है। चांद पे ऐसा होता था ना कि आगे जाके देखें चांद भी आगे चला गया, पीछे जा रहे हैं चांद भी पीछे आ गया, ठीक है। या फिर अपने कार में जा रहे हैं तो मैं सोचता था कि बाहर देखिए यार चांद अपने साथ कहाँ जा रहा है हर जगह, ठीक है।
तो गैलीलियो ने कितना सही लॉजिक दिया, उसने बोला कि भाई अपने नहीं घूम रहे, सॉरी अपने चक्कर लगा रहे हैं, सन नहीं घूम रहा, सन तो एक जगह खड़ा है। क्या लॉजिक दिया पता है, ये आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि धरती एक ही जगह खड़ी है, सन सॉरी धरती रिवॉल्व कर रही है, सन एक जगह खड़ा है। क्या लॉजिक दिया गैलीलियो ने पता है? ये तो पता है ना सबको कि धरती ही घूम रही है, रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। उसने क्या लॉजिक दिया, कहते आप एक धरती पे खड़े हो गए, समुंदर है, ठीक है, समुंदर को देखो, ठीक है, समुद्र में जो शिप आ रही है ना उसको देखो। अगर धरती का लेवल फ्लैट होता या ऐसा कुछ होता तो वो शिप जो है ना उसका पहले एक सिर ऊपर दिख रहा है, ठीक है, जैसे वो पहले, और फिर एक वो उसका पार्ट नीचे दिख रहा है, तो उसने उस शिप के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। लेकिन जब उसने ये पहली बात बोली कि धरती घूम रही है और सन एक जगह है, तो सबने उसको पागल बोला, उसको जेल में डाल दिया वहां के जो राजा या जो भी था। लेकिन अल्टीमेटली बाद में तो प्रूव हो गया ना कि भाई हम लोग ही थे। पहले तो लोग ये समझते थे कि एक धरती है, एक पॉइंट आएगा गिर जाएंगे, खड्डा होगा नीचे, ठीक है। मैंने बहुत बार ये सोचा है कि जो सड़क है ना कहीं पे तो जाके एंड होगी एक जगह, और वहां पे कैसे होगा देखे तो सही कि भाई उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे चीजें हमेशा उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को अभी भी ध्यान है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था एनएलयू में, तो मैं यूं ही ऐसे फालतू का सोचता रहता था, ठीक है। एक बार मैं क्या सोच रहा था कि मैं सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठा हूँ, ठीक है, तो वहां पे एक बुक पढ़ी थी, विनफील्ड टोर्स की बुक है, बहुत बड़ी, इतनी मोटी तो बुक है वो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, और पता नहीं किसने रख दी वो, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा अगर इंडिया में गाय को अपने हियो हियो करके बुलाते हैं तो अमेरिका में भी वो अपने हियो हियो करके बुलाएं तो गाय आएगी क्या, ये मैं सोच रहा हूँ बेटा यूं ही, ठीक है। इतने में जो कॉलेज के डीन थे ना मूर्ति सर, वो हमें टोर्स पढ़ाते थे, वो टोर्स वाले सर आए, ठीक है, कहते हे 157, वो सर नाम नहीं बोलते थे, जैसे मेरा एनएलयू में रोल नंबर था 157, तो वो मेरा नाम 157 है उनके हिसाब से। अगर जैसे पुतुल का रोल नंबर होगा 162 तो कहेंगे हे 162, उनको रोल नंबर याद है सबके, नाम नहीं पता, तो कहते हे 157 व्हाट दिस विनफील्ड सेज अबाउट टोर्स। अब मेरे को पता ही नहीं विनफील्ड क्या है, टोर्स क्या है, अपने अपने अलग ही खोए में। मैंने कहा सही मेरा नहीं है ये बुक बाक अपने ने कोई पता ही नहीं है। तो कुल मिला के कहानी क्या है कि अपने को है ना हर चीज जो भी अपने कर रहे हैं तो अपने लॉजिक होने चाहिए, अपने को कुछ भी थोड़ी बोल देंगे। अगर मैंने कुछ बात प्रूव करनी है किसी को, तुम्हें क्लैट करना है तो पीछे लॉजिक होना चाहिए तुम्हारे पास, वाई क्यों क्लैट कर रहे हो, ठीक है। नहीं लॉजिक तो नहीं होएगा, अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है ना लॉजिक वाई वाला नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हें उसके पता ही नहीं है, तुम्हारा माइंड हार्डवर्क ही नहीं करेगा उसके लिए, ठीक है। तो जब तक अपना क्वेश्चन मार्क क्लियर नहीं है ना कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए इसके क्या फायदे हैं, गलत छूट गया स्टेप क्या नुकसान है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती जीवन में, ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो उसका फायदा उठा लो, ठीक है। अगर सेकंड टाइम आएगी या थर्ड टाइम आएगी तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो फर्स्ट टाइम की है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिली अपने को पढ़ने के लिए तो पढ़ो, नहीं खोदोगे तो बहुत लोग बैठे हैं भारत में जिनको आगे मौका मिल जाएगा। एग्रीमेंट सिर्फ इतना था, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, लॉफुल कंज्यूरेशन। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। लिखो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। acceptance must be absolute and unqualified। क्या होता है एब्सोल्यूट, पूरी, थोड़ी मोटी नहीं। जैसे मान लो अगर आप किसी को ऑफर रख रहे हो ना तो पूरा एक्सेप्ट करेगा सामने वाला, थोड़ा मोटा नहीं करेगा, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, या फिर पूरा या बिल्कुल ऐसे नहीं है। जैसे मान लो तुम जैसे अपने प्रपोजल सीखा या ऑफर सीखा, ठीक है, सेम रूल है। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है तो वो लड़की यानी देख लेंगे शाम को चलना या नहीं चलना, ऐसे नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए वो। तुमने बोला क्या तुम मेरे को 1000 ट्रक 10 लाख के बेच दोगे, तुमने बोला मेरे पास 999 ट्रक है वो मैं 10 लाख के बेच दूंगा, पूरा नहीं है ना, चाहे थोड़ा सा पूरा नहीं है, खत्म, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हमेशा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब होता है विदाउट कंडीशंस, लिख लो, अनक्वालिफाइड मींस विदाउट कंडीशंस। अगर तुम कंडीशन लगा रहे हो ना तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये समझो,
ए, ठीक है, सामने कौन है, बी, ठीक है, बी की शॉप है, मान लो किसकी है, शूज की है, एडिडास के शूज बेचता है। ए ने ऑफर रखा, क्या ये एडिडास के शूज 5,000 के बेच दोगे? सामने वाले ने बोला 6,000। ऑफर क्या था, क्या ये शूज 5,000 के बेच दोगे? सामने वाले ने क्या बोला, 6,000 के। क्या एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट है? अनक्वालिफाइड है ना, क्योंकि कुछ कंडीशंस आ गई। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर। क्या हो गया, काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे और पलट के दूसरा रख दो जवाब, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है कि 5500 का, आपने बोला 5500 में दे, ठीक है, एक्सेप्टेंस इसने कंप्लीट कर दी, अब ये नहीं कह सकता नहीं देता। समझ में आया? मैंने बोला 6,000 वाले जूते हैं, क्या 5,000 के बेच दोगे? सामने वाले ने बोला हाँ 5,000 के ले जा, एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अब वो दोबारा नहीं कर सकता नहीं नहीं मैं तो किसी और को बेचूंगा, एक बार उसने बोल दिया ना 5,000, खत्म बात, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अपना, ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सामने वाले ने बोला ना नहीं यार 5500, काउंटर ऑफर रख रहा है, मैंने कहा नहीं कैंसिल, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बस सामने वाले ने जो काउंटर ऑफर रखा है 5500, मैंने बोला हाँ 5500 दे, अब वो नहीं कर सकता नहीं नहीं 5600 में दूंगा, कंप्लीट हो गया। जैसे ही काउंटर ऑफर आया आपके पास मौका है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। जो ओरिजिनल ऑफर वाला था वो उसके ऊपर आ गया, उसने बोला 5500 में बेच दो, मेरे को दे दो, तो उसने एक्सेप्टेंस कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, इसने बोला 5500, ये क्या बोल रहा है 5200, फिर इसने काउंटर ऑफर रख दिया, इसने बोला 5200 में बेचा, अब कॉन्ट्रैक्ट फिर इसने कंप्लीट कर दिया। जब कोई नॉर्मल आदमी ऑफर रख रहा है, सामने वाला एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाला एक्सेप्टेंस करने की जगह कुछ उसमें चेंज करके बोल दे, तो वो क्या कर रहा है, काउंटर ऑफर। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम उसको एक्सेप्ट करना चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, तुम भी काउंटर ऑफर दे दो, और ऐसे काउंटर ऑफर चलते रहते हैं बहुत बार, ठीक है। और जब फाइनल किसी ने एक एक्सेप्ट कर दिया विदाउट एनी कंडीशन, तो वो एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। करें मूव आगे, चलो। कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरल भी होंगे और रिटर्न भी। क्या हुआ सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, ओरल भी होंगे, रिटर्न भी होंगे, दोनों के इक्वल वेटेज हैं। ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिटर्न भी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना हमने बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अब गोलगप्पे वाले से कब अपने ने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किए हैं? अपने ऐसे 20-20 के गोलगप्पे खा के भागने लग जाए, ठीक है, तो वो तो कह ही नहीं सकते कि कोई लिखवाया तो है नहीं तूने, अब हम तो जा रहे हैं। ओरल तो कॉन्ट्रैक्ट था ना। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या है, एविडेंस का पंगा पड़ता है, वो एविडेंस लाना पड़ेगा, 2 आदमी को लेकर जाएगा कि गोलगप्पे खा के चला गया और पापड़ी भी खा के चला गया और इसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। पता है एक चीज क्या थी, जब मैं गोलगप्पे मैंने खाने शुरू किए थे ना, 5 के 10 आते थे उस टाइम, ठीक है। अब तो कितने आ रहे हैं, 10 के 3, ठीक है, 5 के 10 गोलगप्पे आ रहे हैं। तो उसमें क्या था, 5 के साथ खाओ ना तो एक पापड़ी, ठीक है, अगर 10 के साथ खा रहे हो तो भी एक पापड़ी, तो मैं 2 बार 5-5 के खाता था कि भाई 2 बार पापड़ी मिले। अगर मान लो ऐसे वन टाइम ले रहे हैं 10 रुपए, तो वो खिलवा देगा, 20 गोलगप्पे खिलवा देगा, ठीक है, तो पापड़ी एक ही देगा। तो मैंने कहा ये तो घाटा है, ऐसा क्या करें। मैंने कहा भैया 5 के गोलगप्पे खिलाना, उसने 10 खिला दिए। मैंने कहा पापड़ी, उसने पापड़ी दी, मैंने कहा अब फिर 5 के ठीक है। तो कुल मिला के ओरल भी होंगे और रिटर्न भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, इंप्लाइड भी हो सकते हैं और बाय वर्ड्स भी हो सकते हैं। इंप्लाइड मतलब आपने सीधा, जैसे आपने प्लेट उठा ली, उसने खिलाने शुरू कर दिए, इंप्लाइड है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपने उसने कहीं पे लिख नहीं रखा 10 के 4 हैं, ठीक है, और खिला दी उसने, अब उसने बोला कि 1,000 रुपये हो गए, अब क्या करोगे तुम, ठीक है। वो बोल दे, जैसे मैं एक बार दिल्ली चला गया, मेरा एक दोस्त है विक्रम, उसके साथ, तो डिफेंस कॉलोनी है वहां पे, ठीक है, और ये भी कोई अभी की बात नहीं है, कुछ 6 साल हो गए होंगे, ठीक है, उससे पहले की। तो गोलगप्पे खाए 50 के 3, ठीक है, उसने वहां पे, उसकी दुकान ही ऐसी थी। मैंने कहा 50 के 3 कौन से, वो पापड़ी भी नहीं। मैंने कहा भाई ये तो सुना ही नहीं हमने। कहता इतने ही है, देख लो वहां पे लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ था 50 के 3। मैंने कहा तूने क्या इससे घटिया तो वहां मिलते नहीं कहीं पर अब वो क्या लिखा हुआ है ना, इंप्लाइड है, तुम्हें देखना चाहिए, तो पहले तुम्हें इंक्वायर करना चाहिए कितने का है। अगर तुम वहां आ रहे हो रूटीनली कोई बेच रहा है तो ऑटोमेटिकली वही हो गया, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, रिटर्न करवाती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके लिए दिक्कत ना आए तो वो क्या करती है, लॉ फर्म्स के पास जाती हैं कि भाई तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर दो। लॉ फर्म से कौन करेगा, एनएलयू के बच्चे होंगे जो पैकेज लेंगे 18 से 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। कोर्ट में जाएंगे एनएलयू वाले बच्चे, वो क्या करेंगे, लॉ फर्म में बैठ के बस ड्राफ्टिंग करेंगे। दूसरे कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं हमें लिखने वाला काम भी बोरिंग लगता है, ऑफिस में बैठ के कौन लिखता रहे, हमें क्या करेंगे, हार्डकोर वो कोर्ट में जाएंगे, खुद का केस खुद लड़ेंगे, ठीक है। वो खुद वहां जाते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वहां पे ड्राफ्ट भी करेंगे, बोलेंगे भी, ठीक है, जज को भी करेंगे। लॉ फर्म्स में कल्चर नहीं है। लॉ फर्म्स में क्या है, आपको बस एसी वाला रूम दे देंगे, आपको अपना टाइप करना है, जो भी है, बोलने के लिए अलग से वकील होगा, वो अलग से बोलेगा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपने 6-5, ठीक है, वो इनको अपने क्या बोलते हैं, लीगल एसोसिएट्स, और ये बोल देंगे। आज अपने इसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे तो अपने क्या सीखेंगे, कम्युनिकेशन के रूल्स सीखेंगे। कम्युनिकेशन के रूल्स क्या है, हाँ हाँ, फिर वो अपने जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 101 क्या बोलता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से कुछ बिलीव करवाना है, तुम ही प्रूव करोगे, हम नहीं प्रूव करेंगे। अगर तुम कहती हो ना कि कोई मेरे 5,000 रुपये ले गया, या फिर किसी ने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम्हें प्रूव करना है, नहीं कर पाई तो फिर हम नहीं मानेंगे उसको। तुम्हें बोल रही हो कि मैंने पीजी में आके एडवांस में 6 महीने का किराया दे दिया, अब उसमें डिस्प्यूट हो गई, प्रूव करो तुम दिखाओ सीसीटीवी कुछ ऐसा, कहीं पे कॉपी में कोई बिल दिया हो वो दिखाओ, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। प्रूफ तुम्हें करना है, ठीक है सर।